अगर किसी के 6 बच्चे हैं तो उसमें कोई कानून तो नहीं है कि 6 बच्चे रहे तो कोई वोट नहीं डाल सकता। नरेंद्र मोदी के खुद भाई बहन मिलाकर 6 है, अमित शाह के भाई बहन मिलाकर 6 है, योगी आदित्यनाथ के भी पूरे परिवार के लोग 6 है। तो ये తొలకరి వర్షాలు నిన్ననే పడ్డాయి, పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడ్డాయి, రోజంతా వాన పడవలే. కానీ 2 గంటల కంటనే హైదరాబాద్ నగరంలో వాన పడితే రోడ్లు ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయినాయి. రోడ్ల మీద మొత్తం వర్షం నీరు వంతలై పారింది. ట్రాఫిక్ అతలాకుతలమైంది. अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के एनुमरेशन फॉर्म को लेकर एक अहम सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा कि फॉर्म में सिर्फ 5 बच्चों तक की तफसील दर्ज करने की गुंजाइश दी गई है, जबकि मुल्क में ऐसा कोई कानूनी पाबंदी मौजूद नहीं है जो ज्यादा बच्चे वाले किसी शहरी को वोट देने के हक से महरूम कर सके। पब्लिक से खिताब करते हुए ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी तमाम मालूमात दुरुस्त तरीके से फराहम करे और एसआईआर के अमल में पूरा ताउन करे। इन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के 5 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर फॉर्म में उनकी पूरी फैमिली की तफसील किस तरह दर्ज की जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन अथॉरिटीज को देना चाहिए। ओवैसी ने मिसाल देते हुए कहा कि इनके अपने 6 बच्चे हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी फॉर्म में सिर्फ 5 बच्चों की जगह दी जाए तो फिर इनके जैसे लोगों की पूरी फैमिली रिकॉर्ड में कैसे आएगी। इसी दौरान इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि मोदी भी एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और इनके घर में भी 5 से ज्यादा भाई बहन है। ओवैसी ने होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की फैमिलीज का भी हवाला दिया और कहा कि इनके घरों में भी काफी अफराद है। ओवैसी ने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर और कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर किसी शख्स के 5 या 6 से ज्यादा बच्चे हैं तो इसका वोट का हक खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वोट देना हर बालिग और अहल शहरी का दस्तूरी हक है और इस हक को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि अगर इनुमरेशन फॉर्म में ऐसा हदबंदी रखी जाए तो कई लोगों के रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर अपडेट नहीं हो पाएंगे। ओवैसी के मुताबिक इस तरह का टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां कई आम शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है और बाज़ लोग इलेक्शन रोल से बाहर भी हो सकते हैं। तेलंगाना में इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 15 जून से शुरू होने वाली है। इस प्रोसेस के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। 25 जून से 24 जुलाई तक वेरिफिकेशन का काम चलेगा, जबकि 31 जुलाई को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। इसके बाद आवाम को क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जमा करने का मौका दिया जाएगा। 30 अगस्त तक जारी रहेगा यह मौका। आखिरी और फाइनल इलेक्टोरल रोल 1 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा। ओवैसी ने इस पूरे अमल को लेकर पहले भी सख्त तनकीद की है। इनका कहना है कि अगर एहतियात ना बढ़ती गई तो एसआईआर का प्रोसेस कुछ लोगों को वोटिंग सिस्टम से बाहर करने का जरिया बन सकता है और मुल्क में एक ऐसी मुस्तकिल तबका बंदी पैदा हो सकती है जहां कुछ हिंदुस्तानी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएंगे। साथ ही ओवैसी ने अपनी पार्टी के कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो अवाम की हर मुमकिन मदद करे। इन्होंने कहा कि किसी भी असली और कानूनी वोटर्स को सिर्फ पेपर वर्क, मालूमात की कमी या प्रोसीजरल मुश्किलात की वजह से इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहना चाहिए और अगर किसी को फॉर्म भरने या वेरिफिकेशन में मुश्किल पेश आए तो इनकी रहनुमाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने इस मामले पर पार्टी के एमएलए और दूसरे नुमाइंदों के साथ एक खास मीटिंग भी की जहां एसआईआर प्रोसेस की तरक्की और इम्प्लीमेंटेशन का जायजा लिया गया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि आवाम को पूरी मालूमात दी जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि कोई भी इससे महरूम ना हो। इनका कहना है कि जमहूरियत की बुनियादी आवाम के वोट पर कायम है और इसी बुनियादी हक की हिफाजत हर सूरत में जरूरी है। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद पैदा होने वाली ट्रैफिक और फ्लड सिचुएशन पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद लोगों को 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2-4 घंटे लग रहे हैं तो फिर हैदराबाद को ग्लोबल सिटी कहने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि हम हैदराबाद को मुंबई से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि हैदराबाद को हम जापान के सिटी यानी टोक्यो, सिंगापुर और लंदन के शहरों से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन 1 घंटे की बारिश ने हमें अफ्रीका से पीछे कर दिया है। इनका कहना था कि एक ऐसी सिटी जो दुनिया के सामने अपनी पहचान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनाना चाहती है, यहाँ आम लोगों को बुनियादी सहूलियत भी ठीक तरीके से मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने यह बात उस वक्त कही जब ये भारत फ्यूचर सिटी में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी FCDA की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे थे। इससे 1 दिन पहले हैदराबाद में तेज बारिश और आंधी तूफान ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक दिया था। कई इलाकों में पानी जमा हो गया, रोड पर लंबी ट्रैफिक जाम लग गई और लोगों को घंटों तक सफर करना पड़ा।
खुद रेवंत रेड्डी भी ट्रैफिक में फंस गए जब ये परेड ग्राउंड में महिला शक्ति स्कीम के पब्लिक मीटिंग में शिरकत करने जा रहे थे। हालात इतने खराब थे कि इन्होंने अपनी गाड़ी छोड़कर आरटीसी बस के जरिए मंजिल तक पहुंचना बेहतर समझा। अपनी तकरीर में रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया कि आखिर हैदराबाद में बार बार फ्लड जैसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि असल मसला लेक्स, पॉन्ड्स और पार्क्स पर की गई एनरोचमेंट है। पहले जो पानी कुदरती तौर पर तालाबों और वाटर बॉडीज में चला जाता था, आज वो रोड पर आकर जमा हो रहा है। इसी वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो रहा और आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने बन रुकनुद्दौला और सुनन चेरवू, बदकम्मा कुंटा जैसे अहम वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने का काम किया है। इनका दावा था कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौर में एनरोचमेंट को नजरअंदाज किया गया, कई कीमती जमीनें कब्जा कर ली गई। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अंबरपेट से मुतालिक बीआरएस लीडर यदला सुधाकर रेड्डी को बदकम्मा कुंटा की लगभग 15 एकड़ जमीन पर एनरोचमेंट करने की इजाजत दी गई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस तरह के कब्जों ने हैदराबाद के ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और आज इसके नतीजे पूरे शहर को भुगतने पड़ रहे। फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ गाँव रस्मी तौर पर फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल किए गए हैं। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में और भी गाँव लोगों से मशवरा करने के बाद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए जाएंगे। इनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट हैदराबाद और तेलंगाना के मुस्तकबिल को नए अंदाज में तय करेगा और यहाँ नए रोजगार और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस लीडर हरीश राव के उस बयान पर भी तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीआरएस दोबारा हुकूमत में आई तो फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को हटाकर फार्मा सिटी को वापस लाया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है। इन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगली बार बीआरएस इतनी कमजोर हो जाएगी कि शायद अपोजिशन का दर्जा भी बरकरार न रख सके। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद की तारीख का हवाला देते हुए कहा कि अगर निजाम ने चार मीनार से गुलजार हाउस तक और मौजमजाही मार्केट से कबूतर खाने तक तिजारती मरकज और बाजार कायम न किए होते तो हैदराबाद की माशियत आज इतनी मजबूत न होती। इन्होंने 1908 के मूसी रिवर फ्लड का भी जिक्र किया और कहा कि उस वक्त निजाम ने दूर अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए रिजर्वियर्स और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट तैयार करवाए थे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसों से बचा जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब आउटर रिंग रोड बनाए गए, शमशाबाद एयरपोर्ट कायम हुआ, जीनोम वैली, हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, तब भी मुखालिफत हुई थी, लेकिन आज यही प्रोजेक्ट हैदराबाद की तरक्की की पहचान बन चुके हैं। इसी तरह फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, मगर वक्त साबित करेगा कि ये तेलंगाना की तरक्की में एक नया बाब खोलेंगे। अपनी तकरीर के आखिर में रेवंत रेड्डी ने पुरएतमाद लहजे में कहा कि फ्यूचर सिटी सिर्फ तेलंगाना या हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का अजीम तरीन शहरों में शुमार होगी। हुकूमत का मकसद ऐसा शहर तैयार करना है जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सके। हैदराबाद को असल मायनों में ग्लोबल सिटी बनाने के लिए फ्लड और ट्रैफिक जैसे मसाइल का हल निकालना जरूरी है और इनकी हुकूमत इसी सीमित में काम कर रही है। तो ये थी इन दो मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।